Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel JS365 एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द महाजनपदास। यानी कि आज हम जानेंगे महाजनपदों के बारे में, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उस समय पे पुरानी व्यवस्थाओं में क्या बदलाव आया, क्यों महाजनपदा काल कब से कब तक स्टार्ट हुआ, क्यों डेवलप हुआ, कैसे हुआ, रीजन क्या थे, और उन सब महाजनपदों में यानी कि 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों एक बड़ा साम्राज्य बन के निकला, क्या रीजंस थे, बहुत ही डिटेल में हम आज ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है लेक्चर, बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले हम कवर करेंगे अपने टॉपिक्स की आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देन हम अपना ओपन करेंगे लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मैप को ही क्यों लगाया है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाए कि जो महाजनपद आज हैं, जो महाजनपद हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कुरु, गांधार, कंबोजा, मत्स्य, अवंती, वत्स, चैत्य, मगध। मगध का जो पार्ट है वो ये वाला है, ये मगध का पार्ट रहने वाला है जो बहुत ही प्रोमिनेंट जनपद के रूप में निकलेगा। और लास्ट में अंत में यहीं से सारी जो वंश हैं, चाहे हम हर्यक वंश की बात करें, चाहे शुंग वंश की बात करें, चाहे हम नंद वंश की बात करें, यहीं से वो वंशों का सिलसिला जारी होगा। और इसी ने सारे जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनको मिलाया और अपने आप को सुदृढ़ किया, यानी कि क्या किया, संगठित किया। तो मगध यहाँ पड़ता है, मगध के प्रारंभ में क्या रहेगा, अंक, काशी, विजय यहाँ पे रहेगा, मल्ला, कोशिला, पंचाला, ठीक है, वत्स। एक चीज और समझिए, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो किसी भी राज्य की कोई भी स्टेट है, चाहे वो महाजनपद की हम बात कर रहे हैं या किसी और की हम बात कर, किसी और भी एरा की हम बात कर रहे हैं, तो अगर दो स्टेट है, एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, दोनों की अगर बाउंड्री मैच कर रही है तो एक सिंपल सी बात आप याद रखेंगे कि दोनों में संघर्ष होता रहेगा एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जा करने के लिए। ठीक है, दोनों में क्षेत्र, दोनों ही सेनाएं आपस में संघर्ष करती रहेंगी, राजा संघर्ष करते रहेंगे कि ये इसका क्षेत्र कब्जा कर ले और ये इसका क्षेत्र कब्जा कर ले। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अपवाद नहीं है, अवंती चाहेगा इसका मैं कब्जा कर लूं, ये आपस में सभी उलझे रहेंगे। और इसी उलझन में इसी चीज का फायदा उठाएगा मगध, क्योंकि मगध के पास उसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लोकेशन को समझिए इस तरीके से कि जो भौगोलिक स्थिति थी मगध की पहली राजधानी थी राजगिरा, जो ग्रीवरस बोलते हैं, ग्रीवरस, और दूसरी थी पाटलिपुत्र। अगर मैं राजगृह की बात करूं तो राजगृह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। वहीं अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो पाटलिपुत्र तीन तरफ से नदी से घिरी हुई थी। यानी कि अगर हम मगध को समझें उसकी लोकेशन के आधार पर तो हम समझ सकते हैं कि देखो उस समय पे कोई तोप वगैरह तो थी नहीं जो पहाड़ों को काट सके, पहाड़ों को फोड़ सके। ठीक है, तो एक दुर्ग जैसा बना हुआ था जिसे भेदना लगभग असंभव था। ठीक है, इसी तरीके से पाटलिपुत्र थी जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई थी, तो वो भी क्या था, एक जल दुर्ग के रूप में विकसित था। दूसरा, नदी आसपास थी तो वहां पे जो क्षेत्र था वो उपजाऊ था, कृषि इजीली हो सकती थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो आर्थिक गतिविधि थी वो ज्यादा थी। दूसरा, उस समय पे जो नदियां थी, नदियों से क्या रास्ते के रूप में को प्रयोग किया जाता था, जल परिवहन के रूप में, तो क्या व्यापार का आवागमन ईजी था। दूसरा, लोह का उपयोग था, तो उसके आसपास जो एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये झारखंड हो गया, बिहार वाला एरिया हो गया, इन सब में आज भी खदान है और लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ, जिसका कि सेना ने भरपूर हथियार और औजार बनाने में किया। तो ये बहुत सारे एडवांटेज थे मगध के पास, उसकी राजधानी के पास, जिसकी वजह से मगध ने इजीली सबको कैप्चर किया और क्या किया, खुद को सुदृढ़ किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में खुद को विकसित किया। ये थोड़ी सी मगध की हमने स्टोरी बताई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पूरे, आज हम पढ़ेंगे लेकिन 16 जनपदों के बारे में। ठीक, किस तरीके से विकास हुआ, क्या क्या चीजें हुई। तो हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक है महाजनपदों की उत्पत्ति, किस प्रकार उत्पत्ति हुई। दूसरा क्या है, महाजनपद उनकी राजधानी पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था को समझेंगे, सामाजिक जीवन क्या था, और लास्ट में कला, वास्तुकला और साहित्य स्रोत के बारे में भी हम समझेंगे। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। एक सेकंड, ठीक है। सो
अगर हम बात करें इनिशियली तो 16 महाजनपद काल की हम चर्चा करेंगे, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यानी कि उत्तर वैदिक काल की छोटे जनपदों से विकसित होकर उभरे। तो हमने जब वैदिक सभ्यता को पढ़ा था तो हमने कवर किया था वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर ऋग्वैदिक सभ्यता, राइट। तो उत्तर ऋग्वैदिक सभ्यता में जनपदों का उदय हमने देखा था। जो कॉन्सेप्ट क्या था, जब हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था ऋग्वैदिक सभ्यता का और उत्तर ऋग्वैदिक सभ्यता का, तो हमने बात की थी कि ऋग्वैदिक सभ्यता में जन का कॉन्सेप्ट था, यानी कबीला, ठीक है। दूसरा तरफ जब हमने उत्तर वैदिक काल की बात की थी तो हमने बताया था कि समय के साथ साथ संस्थाएं विकसित होती गई और उत्तर ऋग्वैदिक काल में जनपद का कॉन्सेप्ट आ गया। वही जनपद बड़े क्षेत्र को जब कवर करते हैं उन्हें बोला जाता है महाजनपद, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें महाजनपद को लेके, तो महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब छोटे छोटे जनपदों से बड़े शक्तिशाली राज्य जिन्हें महाजनपद कहा गया विकसित हुए, ठीक है। महाजनपदों का विकास में छोटे छोटे जनपदों से हुआ जो वैदिक काल के दौरान अस्तित्व में आए थे, यानी कि जो व्यवस्थाएं ऋग्वैदिक काल में अस्तित्व में थी उनका बड़ा रूप बना और बड़े रूप में आकर वो महाजनपद कहलाए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? एक सेकेंड, प्राप्त दिख रहा है। तो वो महाजनपद कहलाए। लोहे के प्रभाव से देखो, लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि और सैन्य क्षेत्र में विकास हुआ, जिससे जनपदों के आकार को क्या हुआ, बढ़ने में योगदान दिया। किस तरीके से योगदान दिया कि अब लोहे का प्रचुर प्रयोग हो रहा है, संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, सेनाएं लड़ रही हैं, तो क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। जब क्षेत्र का विस्तार होगा तो जो पहले जनपद कहा जाता था जिस स्थान को, अब उस स्थान को महाजनपद कहा जाने लगा, क्योंकि अब उसका एरिया बढ़ गया है, क्षेत्र बढ़ गया है। शहरीकरण की बात करें तो महाजनपदों के उदय के साथ ही शहरीकरण भी हुआ, जिससे नए नगरों का विकास हुआ। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो महाजनपद काल था, जो महाजनपद काल था वह द्वितीय नगरीकरण था, द्वितीय नगरीकरण था। सेकंड नगरीकरण व्यवस्था थी। नगरीकरण, एक मिनट, फर्स्ट नगरीकरण कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अगर हम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो कृषि और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बदलाव आया। राजनीतिक समझे तो जनपदों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष और गठबंधन हुए, जिससे कुछ महाजनपद अधिक शक्तिशाली हो गए। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है मगध का, ठीक है। यहाँ पे मगध का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, राइट। आगे देखेंगे हम विकास। अभी मैं स्लाइड बता रहा हूँ, फिर लोग आपको स्टोरी की तरह आपको समझा दूंगा चीज़ें बहुत इजीली। आप टेंशन न लीजिए, बहुत ही इजी वे में आप समझेंगे और कहानी के रूप में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम पुरानी क्लास और आज की क्लास को जोड़ सकते हैं, ठीक है। महाजनपद अगर स्रोत की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ था, और जैन धर्म भगवती सूत्र, दोनों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के महत्वपूर्ण राज्य थे, और ये महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं दोनों ही। क्योंकि आप सभी को पता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 400 जो शताब्दी है 4वीं, उसके बाद ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, ठीक है। उस धर्म उन दोनों, यहाँ इस समय पे दोनों धर्म ही मुख्य थे, राइट। और भी धर्मों का हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और इन धर्मों के जो प्रमुख स्रोत हैं अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, दोनों में ही 16 महाजनपदों की बात की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकार, किस प्रकार के यह महाजनपद थे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो कुछ महाजनपद राजतंत्र थे जहां राजा शासन करते थे, जबकि कुछ कैसे थे, गणतंत्र थे, जो परिषदीय सभा के द्वारा शासित किए जाते थे। एग्जाम्पल के सामने आप समझ सकते हैं वज्जी और मल्ली, ये दो ऐसे थे जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं गणतंत्र के। यानी कि इन समय इन दोनों में गणतंत्र रूप के शासक हुआ करते थे, जहां पर शासन कौन कर रहा था, परिषद या सभा के द्वारा। यहाँ कोई राजा नहीं होता था। इनके सभी सदस्यों को राजा बोला जाता था, सभी सदस्यों को राजा बोला जाता था, सभी मिलकर शासन करते थे। जबकि एक व्यवस्था थी राजतंत्र, जो कि राजा वहां पर प्रमुख होता था। कौन प्रमुख होता था? राजा प्रमुख होता था, और बाकी सभी एग्जाम्पल हम अंग हो गया, ठीक है, वत्स हो गया, जो भी हम 16 में से सारे एग्जाम्पल बनते हैं राजतंत्र के। बट वज्जी और मल्ली ये मल्ली है, दो एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल हैं गणतंत्र के, ठीक है। ये हो गया हमारे शासन के प्रकार की, किस प्रकार का शासन हमें 16 महाजनपदों में दिखाई देता है। हम बात करेंगे मगध के उदय की, कि मगध का उदय किस प्रकार हुआ। तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। उसने अन्य महाजनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह बात हम बता चुके हैं अभी, ठीक है। धार्मिक परिवर्तन, बौद्ध और जैन नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में
क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें विकसित हुई, राइट। अभी हम और भी चीज़ें डिटेल करेंगे और मैं आपको स्टोरी की तरह आपको कुछ समझाऊंगा। अभी पहले आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट थोड़ी चीज़ें करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 महाजनपदों की हम बात होगी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगर मैं बात करूं कि जिन 16 महाजनपदों की हम बात कर रहे हैं उनका क्षेत्र कहाँ था, मोस्टली आपने क्षेत्र देखा कौन सा एरिया था, आपको देखेंगे एक जगह बिंदु सारे बिंदु से बने हुए दिख रहे हैं, ये कौन सा एरिया है, यह कौन सा एरिया है, मुझे बताएगा कोई कि यह कौन सा एरिया है। पूरा यह गंगा और सिंधु का मैदान है, पूरा कौन सा एरिया है, गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा और यहाँ पे ये सिंध, तो ये गंगा का मैदान है और ये सिंध का मैदान है। तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि सिंधु और गंगा के मैदान, ठीक है। एक एग्जांपल दिखेगा आपको ये प्रायद्वीप पठार की तरह, ठीक है। तो क्षेत्र कौन सा हो गया, सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र। अगर हम राजधानियों की बात करें तो सभी राजधानियां संगठित थी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी सभी में। थर्ड पॉइंट कि सभी व्यवस्थाएं, सभी अर्थव्यवस्थाएं कृषि द्वारा समर्थित थी, यानी कि सभी में कृषि एक मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। और सभी के पास अपनी सेनाएं हुआ करती थी, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में सेनाएं स्थिर हो गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में सेनाएं स्थिर नहीं होती थी। जरूरत पड़ने पर सेना को लोगों को बुलाया था और वो सेना के रूप में सेवाएं देते थे। बट उत्तर ऋग्वैदिक काल में सेना स्थिर हो गई थी और यहाँ पे और वो चीज़ें संगठित हो गई और वो सुदृढ़ हो गई, मतलब और संगठित, और उनकी जो महत्व से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इस काल में हमने बात की लोहे को लेकर, व्यापार को लेकर, शहरीकरण को लेकर हमने बात की कि शहरीकरण बढ़ता गया, यानी शहरीकरण का हमने क्या बताया कि द्वितीय शहरीकरण बोला जाता है महाजनपद काल को, ठीक है। लोहे का प्रयोग मैंने बताया कि लोहे का प्रयोग बहुत हुआ, क्योंकि जैसे लोहे का प्रयोग मानव सीखा, मानव ने उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो लोहे का मगध का एक प्रोमिनेंट रीजन यही था कि उनके पास लोहे के लिए, लोहे के जो संसाधन थे वो ज़्यादा पास थे, तो उन्होंने उसका भरपूर प्रयोग किया, भरपूर उन्होंने प्रयोग किया, भरपूर हथियार बनाए और उनका भी प्रयोग किया, ठीक है, क्लियर पॉइंट, ठीक। अगर हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो हमने बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस समय पर प्रमुख धर्म के रूप में उभरे थे और इनका विचार फैलने लगा था, राइट, क्लियर पॉइंट, राइट। चलो अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, हम बात करेंगे 16 महाजनपदों को लेकर। ये 16 महाजनपद क्या थे, कौन कौन से थे। तो महाजनपद, एक वर्ड आया महाजनपद, ठीक है। महाजनपद यानी कि एक महान साम्राज्य, राइट, जो प्रशासनिक रूप से एक ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये बात, ठीक है। इनकी राजधानियां किलेबंद हुआ करती थी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लैस थी, सेना स्थिर थी, ये सब चीज़ हम डिटेल में कर चुके हैं। कहाँ पर इनकी व्यवस्था थी, मतलब फैलाव कहाँ कहाँ था, भौगोलिक स्थिति क्या थी, तो मैप के थ्रू आपको बताया। महाजनपदों के प्रकार हमने कवर कर लिए, राइट, किए थे ना कवर लास्ट स्लाइड में, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों को लेकर। तो पहले हम बात कर रहे हैं अंग को लेकर। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। यह क्षेत्र आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में के आसपास स्थित है। अंग बताओ, क्लियर है पॉइंट। अंग की राजधानी चंपा है। आई रिक्वेस्ट कि ये 16 के 16 की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, आधुनिक स्थिति पता होनी चाहिए कि आधुनिक यानी आज के समय पर यह किस राज्य में पड़ते हैं, कौन कौन सी इनकी लोकेशन है और यह किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो चंपा खुद एक नदी है, तो यह चंपा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस में, चंपा नदी के किनारे बसा हुआ है अंग देश की राजधानी चंपा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मगध। मगध की राजधानी क्या है, राजगिरा थी, ठीक है। फिर जिसे गिरिब्रज बोला जा रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था, ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारा दूसरी अगली राजधानी उन्होंने बाद में क्या बना ली थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, जो आधुनिक क्षेत्र बिहार के पटना और गया जिले के आसपास का एरिया कवर करता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया कि ये 3 तरफ से नदियों से घिरी होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को आगे, तो डोंट वरी, ठीक है। अगर हम बात करें यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा और बेटा। किसके, गंगा और बेटा के किनारे बसी हुई है, गंगा और एक नदी है बेटा, दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। राजगिरा तो सॉरी ये पाटलिपुत्र 3 नदियों के किनारे बसा हुआ है, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है काशी। कौन सी नदी, कौन सा स्टेट है, काशी महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है, वाराणसी है। यह क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास है।
वाराणसी शहर के पास है। तो सिंपल याद रख सकते हैं कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। तो यह शहर भी किसके किनारे बसा होगा, गंगा नदी के किनारे बसा होगा। यही लिख देता हूँ पास में ही। तो यह कहाँ बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है साहब, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। अब बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट हमारा है कौशल। क्या है, नेक्स्ट हमारा है कौशल। कौशल क्या है, राजधानी क्या है, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में फैक्ट बताया था, क्या बताया था, बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन किस जगह दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको इसको नोट भी कराया था। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे। किसके किनारे, सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आधुनिक क्षेत्र क्या है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में ये पड़ता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप उत्तर प्रदेश भी याद रख सकते हैं और फैजाबाद याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वज्जी। नेक्स्ट हमारा क्या है, वज्जी। ठीक, वज्जी अगर हम बताएं तो राजधानी क्या है, मिथिला और वैशाली। यह क्षेत्र आधुनिक बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले में पड़ता है। इसकी राजधानी अगर हम इसकी सॉरी नदी किस नदी के किनारे यह बसा हुआ है, तो यह है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है, गंडक नदी के किनारे यह बसा हुआ है, गंडक नदी के किनारे। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। अब आएंगे नेक्स्ट हम, नेक्स्ट हमारा है मल्ल। मल्ल, कहीं कहीं पे मल्ली लिखा होगा, कहीं कहीं मल्ल लिखा होगा, कहीं मल्ला लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस डिबेट में नहीं जाना है, बट आपको उसे समझना है। इसकी राजधानी क्या है, कोसावती, कुशावती, पावा। तो दो कैपिटल यहाँ बताई जाती हैं, क्या, कोसावती और पावा। ठीक है, और कहीं कहीं यह दिखेगा कुशीनगर। क्या, कुशीनगर, क्या क्या बेटा, कुशीनगर भी दिख सकता है। तो आप कुशीनगर भी समझिए इसे, इसी को कुशीनगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कुशीनगर भी बोला इसे जाता है। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ रहा है। कहाँ पड़ता है, देवरिया जिले में पड़ता है। किस राजधानी, किस नदी के किनारे है ये, तो यह राप्ती और गंडक नदी के किनारे। किसके किनारे, राप्ती, राप्ती और गंडक नदी के किनारे। किसके किनारे, राप्ती और गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट, अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा है चेदी। नेक्स्ट क्या हमारा, चेदी। एक मिनट देना मेरे को, हाँ सही, ठीक है, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, चेदी। चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। और आधुनिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के में स्थित है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, वहां पर यह अवस्थित है। ठीक है, कहीं कहीं आपको यह सोफ्तीवती भी मिलता है। क्या मिलेगा, सोथीवती। क्या मिलेगा, सोथीवती। तो आप ये वर्ड भी याद रखेंगे, सोथीवती। क्या रहेगा नाम, सोथीवती भी आपको कहीं मिल सकता है, तो आप ये नाम भी याद रखेंगे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बसा हुआ है के नदी और यमुना नदी, दोनों याद रखेंगे आप, के नदी और यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। राइट, तो ये हमारे हो गए स्टेट। नेक्स्ट हमारा है वत्स। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, हाँ कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। यह क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के आसपास स्थित है। यानी कि आज का जो हमारा इलाहाबाद है उसके आसपास का एरिया क्या है, इसका कैपिटल था। राइट, अब समझिए, आप सभी को पता है इलाहाबाद किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा और यमुना के संगम पर। तो कहां पर बसा हुआ है, गंगा एवं यमुना नदी के किनारे। गंगा एवं यमुना नदी के, एक मिनट, किनारे, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कुरु। नेक्स्ट हमारा है कुरु। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। क्या है, इंद्रप्रस्थ है। यह क्षेत्र आधुनिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में स्थित है। अब आप मुझे बताइए कि जब दिल्ली आ गया, ठीक है, दिल्ली आ गया, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मेजर नदी कौन सी होगी, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना नदी के किनारे, गंगा और यमुना नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ठीक है साहब, नेक्स्ट हमारा है पांचाल। नेक्स्ट क्या है, पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है, बताइए। पांचाल की राजधानी क्या है, अहिछत्र। क्या है, अहिछत्र है और कामपिल्य, दो कैपिटल है इनकी, अहिछत्र और कामपिल्य। यह क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक है, बदायूं, बरेली और
फर्रुखाबाद, ठीक है, इनके किनारे बसा हुआ है। तो मुझे बताइए फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ गया गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदी के किनारे यह बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, क्या है, विराटनगर, और यह राजस्थान के जयपुर जिले के आसपास है, ठीक है, जयपुर जिले के आसपास है। कौन सी नदी है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है साहब, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, चंबल नदी के किनारे यह बसा हुआ है, ठीक है साहब, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के लिए। सूरसेन, क्या है साहब, सूरसेन, कहीं कहीं आपको मिलेगा सौर सेना, क्या मिलेगा, सौर सेना, ठीक है, यह है, कहीं कहीं आपको लिखेगा मिलेगा सौर सेना, कहीं कहीं आपको मिलेगा सौर सेना। राजधानी क्या है, मथुरा है, और यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। बताइए मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा क्या, यमुना, सॉरी क्या है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा किसके किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे जब आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे कि ये वाला जो हमारा प्लेस है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो आपको बहुत सही पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वर्तमान में, मुझे पता चला कि सौर सेना की जो राजधानी थी मथुरा थी, ठीक है, और वर्तमान में वो भी अभी मथुरा ही कहा जाता है उसे। तो मुझे पता है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसता है, बताइए, मुझे पता है मथुरा यमुना नदी के किनारे बसता है। तो मेरे लिए क्या हो गया कि सौर सेना जो स्टेट था उसकी राजधानी जो थी वह मथुरा नदी के किनारे बसती थी या थी। तो बहुत ही ऐसा रटने की जरूरत फिर नहीं पड़ती, जब आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, अस्मक, अस्मक राजधानी थी पोतन, पोतली, यह क्षेत्र गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत में स्थित है, तो यह तो लिख ही दिया मैंने। अवंती क्या है, उज्जैनी, राजधानी क्या उज्जैनी, महिष्मती है, और यह क्षेत्र आधुनिक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र में पड़ेगा, तो इसकी नदी जो कौन सी होंगी, यह नदी है नर्मदा नदी के किनारे बसता है। कहाँ पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी और शिप्रा, शिप्रा, हाँ ठीक है। तो उज्जैनी होगी ना, तो उज्जैनी शिप्रा है, सॉरी यहाँ लगा देते हैं, बिल्कुल अलग कर देता हूँ, राइट। तो उज्जैन आप सबको याद है, उज्जैन, उज्जैन के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा, कहीं इसे शिप्रा बोला कहीं शिप्रा बोला था, और यह है महिष्मती नर्मदा नदी, ठीक है, आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है, शिप्रा नदी और नर्मदा नदी, राइट। आगे हमारा है गांधार। गांधार राजधानी क्या है, तक्षशिला है, और यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पड़ता है। और राजधानी की बात करूं मैं, सिंध और काबुल, सिंध और काबुल, सिंध काबुल नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। और लास्ट हमारा है कंबोज। क्या है लास्ट हमारा, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है, कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक, हाटक, कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा राजापुरा, क्या, राजापुरा, कहीं कहीं मिलेगा आपको राजापुरा। तो कैपिटल आप याद रखेंगे, राजापुरा भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। तो हाटक भी है, तो लिखा हुआ है राजपुरा, ठीक है बेटा, लिखा हुआ है, मैं ध्यान नहीं देता। यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पड़ता है। तो जब पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पड़ेगा तो कौन सा स्टेट बनेगा, बताइए कौन सी नदी के किनारे होगा। तो यह सिंधु नदी के, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी, ठीक है। तो यह पड़ेगा व्यास नदी के किनारे, आप याद रखेंगे व्यास नदी के किनारे, ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, क्लियर हो गया यहाँ तक। आप यहाँ भी एक छोटा सा मैप मैंने लगा रखा है प्यारा सा, आप चाहे तो देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप सभी के लिए ताकि आपको इजीली देख पाए, ठीक है। देखिए आप मैप पे, तो ये रहा गांधार, सिंधु नदी जा रही, ठीक है, और ये रहा व्यास नदी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, ये गंगा नदी जा रही, और यह हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र का कुरु, ये रहा यमुना नदी के किनारे। इस तरीके से ये रहा मत्स्य, ये क्या है वत्स, ठीक है, ये रहा मगध सोन नदी के किनारे, ये रहा सोन नदी, और यहाँ से ये रहा चंपा नदी, जब भी तो तीन तरफ से घिरा हुआ था, ठीक है। और इसी तरीके से ये रहा अश्मका, जिसे बोला मैंने गोदावरी नदी के किनारे, बिल्कुल बीचों बीच से निकल के जा रही है, ठीक है, राइट। और देखो और कौन जगह, ये रहा सूरसेना, सौर से बोल रहे मथुरा, ये रहा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा कलर का प्रयोग किया गया मैप में, तो आप इजीली देख सकते हैं। मैं हटाता हूँ सारे ताकि आप इजीली देख पाएँ,
क्योंकि ऐसे खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं सब पे मार्क कर दूंगा तो कौन सा कहाँ है। ठीक है बेटा, खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं सब पे कर दूंगा तो, है ना। तो ये था हमारा गांधार, ठीक है। और ये हमारा कुरु, यहाँ पे ये ना जहाँ मेरी उंगली घूम रही है, ये कुरु हो गया, ये मत्स्य हो गया, यहाँ पर सौरसेना हो गया, ये वत्स हो गया, ये पांचाल हो गया, ये क्या होगा, कौशल हो गया, ये मल्ला हो गया। तो आप जब देख रहे हैं तो मेन आपको दिख रहा होगा कि जो एरिया कवर कर रहे हैं ये महाजनपद, वो कौन से एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, गंगा और यमुना। यानी कि मोस्टली जो पार्ट रहेगा वो किसका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, ये एरिया को ये कवर कर रहा है। ठीक है साहब, आइए वापस सही सेट कर देते हैं वापस, ताकि पीटीपी आपको इजीली हो जाए अवेलेबल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जानेंगे महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ी चीजें समझिए कनेक्ट करने के लिए कि हम सभी को पता है कि वैदिक समय में स्थायी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, बट उत्तर ऋग्वैदिक काल में उसको ज्यादा जड़वत बनाया। जड़वत यानी कि समझिए कि उन चीजों को ज्यादा संगठित कर दिया गया। अगर हम समझें कि जब उत्तर ऋग्वैदिक काल में कृषि एक प्रमुख व्यवस्था बन गई है, ठीक है, आर्थिक गतिविधि के रूप में पशुपालन भी हो गया, तो उस समय में हम देखेंगे कि मानव अपने जो कृषि है, अपने जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित चीजें हैं, चाहे हम पशुपालन को समझे चाहे कृषि समझे, उससे चिपक कर रहने लगा। इससे ही बाद में जनपद और फिर बड़े एरिया कवर करने के बाद महाजनपद का कॉन्सेप्ट निकला। ये सब आप समझ चुके हैं। ठीक है, लोहे का उपयोग हमने बात कर ली, लोहे के उपयोग को लगातार बढ़ावा मिला, जिससे उत्पादन हुआ, अधिशेष बढ़ा, और लोग क्या हो गए, अब एक जगह रहने लगे और क्षेत्रवाद की भावना उनमें जगने लगी। क्षेत्रवाद की भावना जगेगी तो क्या होगा, क्षेत्रवाद की भावना जगेगी तो वह अपने क्षेत्र के, ये मेरा एरिया है, इसकी ये प्रॉब्लम है, उसको समाधान करना है। समाधान करने के लिए हम किसी के पास जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने बीच का एक प्रमुख को चुनेंगे जो हमारी सब समस्या को सुनेगा और समझेगा और सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई कबीले के प्रमुख की भावना है। कबीले के जो प्रमुख थी उस समय जो एक मुख्य प्रॉब्लम थी टैक्स की, तो उसका समाधान के लिए एक प्रमुख बना दिया। लेकिन बाद में समय के साथ साथ वो प्रमुख क्या बन गया, राजा बना, और अब क्या हो गया, वो एक प्रमुख व्यवस्था बन गई। और उत्तर ऋग्वैदिक काल आते आते वह एक वंशानुगत व्यवस्था बन गई, यानी कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था का जन्म हो गया। और क्षेत्र के रूप में वह एक बड़ा राज्य बन गया। तो महाजनपद और राज्य, राजा, ठीक है, सेना, ठीक, आक्रमण, संघर्ष, एक दूसरे का क्षेत्र कब्जा करना, यह क्या थे, अब मुख्य व्यवस्थाएं थी, मुख्य शब्द थे इस समय के काल के, इस समय कालखंड के। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे अब से, तो आप दो चीजें ध्यान रखेंगे पढ़ते समय। पहला कि हम कौन से कालखंड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, तो इस कालखंड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, जब आप समय को समझेंगे। ठीक है, लेकिन साथ के साथ आपको समझना उस समय पे क्या घटनाएं हुई, तो आप फिर क्या करेंगे, आपको जुड़ाव महसूस होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम अलग थलग भटक रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस समय पे राजा क्या बन चुका है, संप्रभु बन चुका है, यानी कि अब राजा क्या कर रहा है, वह अब निश्चित रूप से कर लगाएगा, फिक्स आपको देना ही देना पड़ेगा, और वह अब क्या करेगा, बल का प्रयोग भी करेगा, अब वो आप पर शासक करेगा। यह हम देख चुके हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो हमें परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, क्लियर पॉइंट। मगध को हम समझ चुके हैं किस प्रकार से मगध का उदय हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या रीजंस थे, राइट, हम पढ़ चुके हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था मुख्य रूप से राजतंत्र थी, लेकिन कुछ गणराज्य, गण या संघ कहते थे, राजतंत्रों में राजा के पास सर्वशक्ति होती थी, वहीं वह मंत्री परिषद की सहायता से क्या करता था, काम करता था। गण राज्यों में परिषद के द्वारा शासन किया जाता था, जिसके मुखिया को कार्यकारी प्रमुख कहा जाता था। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। राजतंत्रात्मक महाजनपद क्या होते हैं, अधिकांश महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जो राजा वंशानुगत होता था, राजा के पास क्या होती थी, शक्तियां होती थी प्रशासनिक सभी, ठीक, और वह राज्य का प्रमुख होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, उदाहरण के लिए मगध, कौशल, अवंती। आप सारे एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, मल्ल और वज्जी को छोड़कर, सॉरी वल्ली को, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कुछ महाजनपद गणराज्य थे जिन्हें गण या संघ कहा जाता था, यह निर्वाचित प्रतिनिधि की एक परिषद के द्वारा शासन किया जाता था इन पे, और परिषद का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता था, उदाहरण के लिए वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, और यहीं से हमारे दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो यहाँ से निकले हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आइए आगे, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी,
ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जल्दी जल्दी से गो थ्रू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे। महाजनपद में प्रशासनिक जटिल प्रणाली थी, राजा राज्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। महाजनपदों में राजस्व संग्रह की एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जिसने फसलों पर 1/6 भाग कर लगाया था। ठीक है, शिल्पकार, चरवाहों और शिकारियों और व्यापारियों पर भी कर लगाया जाता था। यानी कि शिल्पकार हो गए, चरवाहे हो गए, शिकारी हो गए, व्यापारियों पर, इन सभी पर क्या लगाया जाता था? कर लगाया जाता था। ठीक है, वज्जी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसकी शासन प्रणाली संघात्मक थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक गणतांत्रिक राज्यों से आए थे। गणतांत्रिक राज्य कौन से हमारे पास? वज्जी और लिच्छवी, वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 2 गणतांत्रिक राज्य हैं जिनके एग्जाम्पल हमने पहले भी दिए। अब आइए आगे क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था को समझे। 16 महाजनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की व्यवस्था थी, जो वापस से बात रिवाइज हो रही है। ठीक है, कुछ महाजनपदों में राजा का शासन होता था, जबकि कुछ में गणराज्य की व्यवस्था होती थी जहां निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है साहब, ये वही लिखा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, राइट। राजतंत्र समझ लिया हमने, नेक्स्ट गणतंत्र हमने समझा है अभी, राइट, और फिर अन्य व्यवस्थाओं में हम देख चुके हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट हमारा रहने वाला है अर्थव्यवस्था को लेकर। अब पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था क्या था? ठीक, अर्थव्यवस्था, तो महाजनपदों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी, क्योंकि जो अधिकतर हमने देखा है कि अधिकतर राज्य कहाँ पर स्थित थे? नदियों के किनारे उपस्थित थे। तो आप सभी को पता है नदियां जब आती हैं तो अपने साथ मलबा लेके आती हैं, और वो मलबा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। जलोढ़, खादर और बांगर 3 प्रकार की मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाए गए गाद से बनती है, मलबे से बनती है। ठीक है, तो यह मिट्टी अपने आप में बहुत उपजाऊ होती है, जिसके कारण कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी के आई। ठीक है, नदियों के किनारे था तो व्यापार को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि उस समय पे नदियों को जल परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कृषि विशेष रूप से चावल, गेहूं और जौ की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? चावल, गेहूं और जौ की खेती होती थी। अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी कृषि। व्यापार जिसमें वस्त्र, धातु कर्म और मसालों का आदान प्रदान शामिल था। शहरीकरण के कारण बाजारों और हस्तशिल्प का विकास हुआ, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। सिक्कों के प्रयोग और मौद्रीकरण प्रणाली के कारण व्यापार और वाणिज्य को सुगमता बनाया। ठीक है, तो सिक्कों की बात भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, यानी सिक्के प्रारंभ हो चुके थे इस समय पर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिक्कों को लेकर भी अभी जानकारी लेंगे। फिर आएंगे हम कृषि की तरफ। स्पेसिफिक कृषि की बात करें तो महाजनपदों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। गंगा के मैदानों की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ चावल, गेहूं और अन्य फसलों की खेती व्यापक रूप से की जाती थी। हम ये बात कर चुके हैं। व्यापार के बारे में बात कर चुके हैं कि महाजनपदों के बीच व्यापारिक संबंध थे। संघर्ष अपनी जगह थे, बट व्यापारिक संबंध भी थे। कैसे थे? रेशम, मसाले, सोना, चांदी, कपड़े, अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता था सभी में। ठीक है साहब, शिल्प को समझिए। शहरीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के शिल्प जैसे कि वस्त्र, धातुओं का काम और आभूषण का काम होता था। सिक्कों को लेकर समझिए कि सिक्कों का प्रचलन शुरू होने से व्यापार और वाणिज्य बढ़ावा मिल गया, यानी कि विनिमय की एक प्रणाली हमें मिल गई, व्यापार करने के लिए एक सिस्टम हमें मिल गया। जिस तरीके से आज के समाज में हम देखते हैं कि विनिमय के लिए रुपया जो नोट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे सारी प्रणाली चलती है। तो उस समय पे सिक्का ने एक प्रोमिनेंट रोल निभाया। कर को जानिए। राजा करों के माध्यम से अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करते थे। राजाओं के पास उस समय पे कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, ठीक है, तो मुख्य जो उनका आय का स्रोत था वह स्रोत था कर व्यवस्था, कर प्राप्त करना। ठीक है, सामाजिक जीवन को समझिए। सामाजिक जीवन में महाजनपद का सामाजिक जीवन काफी विस्तृत था, जटिल था। इस काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र, यानी कि जो वर्ण की व्यवस्था थी वह हमें महाजनपद काल में देखने को मिलती है। ब्राह्मण कौन होते? पुजारी, शिक्षक और धार्मिक कार्यों में लगे हुए लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय क्या होते थे? शासक, योद्धा और प्रशासकों को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, वैश्य को लीजिए। कृषि, व्यापार और पशुपालन करने वाले लोगों को वैश्य कहा गया है। शूद्र को अन्य 3 वर्गों की सेवा के रूप में जाना जाता था, यानी कि जो शूद्र होते थे वह अन्य 3 वर्गों यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों की सेवा करते थे। अगर हम जाति व्यवस्था को समझें कि वर्ण व्यवस्था के मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे यह कठोर होती गई और अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगने लगे। यानी कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था थी, बट उसको अंतिम समय में किसने ले लिया? जाति व्यवस्था ने इसका रूप ले लिया। इसका जाति व्यवस्था ने रूप ले लिया, यानी कि जो अंतर जाति विवाह हुआ करते थे उन पर धीरे धीरे क्या होने लगा? प्रतिबंध लगने लगा और उनका स्थान जाने लगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं समाज को लेकर तो समाज की मूल इकाई क्या थी? तो समाज की मूल इकाई बस्ती हुआ करती थी। बस्ती यानी कि ग्राम। ठीक है,
जब दो ग्राम को मिलाकर के क्या बनता था, संग्राम बनता था। ठीक है, आप समझिए समाज को लेकर। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, या फिर इसे बस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस्ती। आप दोनों याद रख सकते हैं, बस्ती या ग्राम। ठीक है, दो ग्राम मिलाकर क्या बनता था? ग्राम। अगर दो गांव मिला दिए तो आप ये बन जाता था संग्राम। क्या? संग्राम। क्या बन जाता था? संग्राम बन जाता था। ठीक है, गामनी क्या था? गामनी क्या कहा था? गामनी क्या था? तो गांव के जो नेता हुआ करते थे उसे गामनी कहा जाता था। उन्हें कभी कभी हाथी, घोड़े, सैनिक, ठीक है, के प्रबंधक के रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो इसका प्रमुख कौन होता था? गामनी। क्या? गामनी, सॉरी, इसका प्रमुख होता था गामनी। गामनी क्या होता था? ग्राम का प्रमुख होता था, जो कभी कभी हाथी, घोड़े, सैनिक, इन सब के प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता था। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर? चलो, शासन व्यवस्था के रूप में समझे तो राजा उस समय पर, यानी महाजनपद काल में, शासन का प्रमुख हुआ करता था, जो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता था। हम ये बात पढ़ चुके हैं, गण संघ के प्रश्न में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है? ऐसा कुछ पॉइंट जो अभी तक समझ में नहीं आया आप सभी के, या कुछ ऐसा जो छूट गया हो? ठीक, नहीं समझ समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, समाज को लेकर, दास प्रथा को लेकर। दास प्रथा इस समाज में प्रचलित थी, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं पीछे से स्लाइड पर ताकि ये मुझे हटाना ना पड़े, आपको एज इट इज ही मिल जाए। तो दास प्रथा, दास प्रथा समाज में प्रचलित थी। दास प्रथा समाज में प्रचलित थी। ठीक है, और दासों को अलग अलग कामों में लगाया जाता था। यद्यपि अगर मैं विवाह की बात करूं, विवाह संबंधों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता था, जबकि अंत बाद में जो विवाह थे वह भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, जैसे कि हम बहुत अच्छा मगध का एग्जाम्पल देते हैं, तो बिंबिसार ने विवाह करना उसकी एक प्रमुख नीति के रूप में था अपने पड़ोसी राज्यों से, और अजातशत्रु ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक, तो विवाह भी क्या था? एक प्रशासनिक महत्वाकांक्षा की प्राथमिकता थी। ठीक है, कि जो हमारी महत्वाकांक्षा है उन्हें पूरा करने के लिए हम पड़ोसी राज्य से विवाह कर लेते हैं, तो आपस में सगे संबंधी हो जाएंगे, तो वह हम पर क्या करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। यह भी एक क्या थी? प्रमुख नीति के रूप में हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है, हम बात करने वाले थे धर्म को लेकर। एक मिनट, ठीक है, धर्म से पहले और चीज समझिए। हमने अर्थव्यवस्था को जाना अर्थव्यवस्था को, कि कृषि क्या था? प्रमुख था, प्रमुख गतिविधि थी। सिक्कों को समझा। ठीक है, अगर सिक्के को थोड़ा समझें, सिक्के किसके बने होते थे? कहाँ है सिक्के? सिक्के कहाँ पर है भाई? एक मिनट, कहाँ पे चला गया सिक्का? यस, सिक्के। सिक्कों को समझिए, सिक्के किसके बने होते थे? सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। किसके? चांदी और तांबे के बने होते थे। सिक्के किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के बने होते थे, जो अक्सर क्या करते थे? राजनीतिक पहचान को बनाते। जैसे कि अगर हम सिक्के की बात करें, और सिक्के हम समझाएं कि एक कुछ स्पेसिफिक नाम, सॉरी, ठीक है, तो सिक्का अगर हम समझ सकते हैं तो एक एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं सिक्के का नाम। एक तो नाम था मसाका। क्या था? मसाका। ये सिक्के का नाम है मसाका। ठीक है, कंस, पद, अब आ गया कंस, पद आदि, ऐसे कई प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं महाजनपद काल को। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? ये मुझे सिक्कों के बारे में मुझे याद आ गया था अचानक से बीच में, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए धर्म को लेकर। धर्म की अगर हम बात करें तो महाजनपद, ठीक है, काल धार्मिक रूप से अलग अलग काल थे, उसमें विविध प्रकार के धर्म थे। चाहे हम बात करें बौद्ध धर्म की, चाहे हम बात करें जैन धर्म की। ठीक है, इससे पहले भी जैसे कि हिंदू धर्म के संबंधित और भी धर्म थे, ब्राह्मण धर्म का था। ठीक है, ब्राह्मण धर्म थे। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के संप्रदाय थे, जैसे कि हम बात करें आजीवक, हम बात करें अचनाकी, हम बात करें चारवाकी। तो ऐसे विभिन्न संप्रदाय और धर्म थे। इसके अलावा क्या होता, राजा अक्सर विभिन्न धर्मों को संरक्षण भी देते थे और धार्मिक नेताओं पर
धार्मिक नेताओं का राजा के ऊपर भी काफी प्रभाव होता था। तो महाजनपद काल में धार्मिक दृष्टिकोण होते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव प्रमुख था, हालांकि वैदिक धर्म भी मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं प्रचलित थी, कई मंदिर, मठ और धार्मिक स्थल बनाए गए थे। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं धार्मिक को लेकर, धर्म को समझने के लिए, तो अनेक प्रकार के धर्म में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यों में अलग अलग धर्म, राज्यों के अपने धर्म नहीं थे, हालांकि धार्मिक नेताओं का राजाओं पर प्रभाव होता था। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो देख सकते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म का हुआ, इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। वैदिक धर्म भी इस काल में मौजूद था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के कारण कुछ रूढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती दी गई। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होने का एक प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था कि जो वैदिक धर्म था, उस धर्म में व्याप्त कुरीतियां, जहां पर स्त्रियों को सम्मान नहीं था और जो निचले वर्ग के लोग थे उनको बहुत सारी चीज़ों में रोका गया जाता था। जैसे कि हम बात करें उपनयन संस्कार को लेकर समझें, चाहे हम सभा और समिति में महिलाओं की अनुपस्थिति को समझें, चाहे विदत की समाप्ति को समझें। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको, जो रूढ़िवादी प्रथाएं समाज में मौजूद थी, जिनके विकल्प के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक विविधता। महाजनपदों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग रहते थे, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी शामिल थे। सांस्कृतिक महत्व को समझें तो कला, साहित्य और शिल्पकला का विकास हुआ और धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक समारोह, शिल्पकला और मौजूद स्थान दिया गया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, क्लियर। तो अगर हम बात करें महाजनपदों को लेकर, तो आपके पास अभी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि महाजनपद के एरा में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, तो महाजनपदों में धार्मिक प्रभाव को लेकर समझिए, तो मगध और काशी जैसे महाजनपदों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जब हम बात करें मगध और काशी, तो इसमें बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख थे। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। वत्स महाजनपद में राजा उदय ने शुरू की बुद्ध शिक्षाओं का विरोध किया था, लेकिन बाद में खुद ही क्या बन गए थे? बौद्ध के अनुयायी बन गए थे। यानी कि वत्स क्या था? यहाँ बौद्ध धर्म प्रमुख था, यहाँ भी बौद्ध धर्म प्रमुख था, और यहाँ पर भी बौद्ध धर्म प्रमुख बन गया था। ठीक है, तो राजा ही क्या बन गए थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। ठीक, महाजनपद काल एक महत्वपूर्ण काल था जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भी थी, वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, कला और वास्तुकला को समझें। तो महाजनपद काल में कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जिसमें मंदिर, स्तूप और महल जैसे प्रभावशाली रचनाएं शामिल थी। इस काल की कला में जटिल नक्काशी और मूर्तियां देखी जा सकती हैं, जो लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। हमने पहले ही बात की थी, जब वैदिक सभ्यता हम बात कर रहे थे, जब बौद्ध धर्म को हमने बताया था कि बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूपों का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, तो कोई भी यही सोचेगा कि यहाँ पे स्तूप क्यों लगा दिए, तो स्तूप सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं हुआ करते थे। अभी स्तूपों को सिर्फ बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है, बट पहले बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूपों का निर्माण होता था। बेसिकली स्तूप होते हैं ढेर का टीला, उसे क्या होता है? स्तूप बोला जाता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अब बढ़ेंगे हम आगे। मंदिर और स्तूप, महल, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी आर्ट एंड कल्चर के में क्या डेवलपमेंट हुए। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ से समझिए एक चीज़ और देख लीजिए। वैशाली और सांची के स्तूप, फॉर एग्जाम्पल देखो, वैशाली और सांची के प्राचीन स्तूप बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़े हैं, जो उस काल की स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धि को दर्शाते हैं। मृदभांड को लेकर देखिए, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड ये यहाँ पर पाए गए हैं उस समय पर, तो आप इन्हें समझ सकते हैं। और यह किसका एग्जाम्पल है? शहरीकरण की शुरुआत के हम रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। कृषि का विकास, शहरीकरण हम देख चुके हैं। ठीक है, साहित्य स्रोत के रूप में हम बात कर चुके हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ के स्रोत के रूप में, तो भगवती सूत्र हमने देखा और अगुंतर निकाय, दोनों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रारंभ में ही। ठीक है साहब, तो ये सब डिटेल हम कर चुके हैं। देखो, ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए, जो त्रिपिटक का हिस्सा है अगुंतर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है। वहीं दीघ निकाय पाली त्रिपिटक का हिस्सा है, जो महाजनपदों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। जातक कथाओं के बारे में देखिए, ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और उस समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ को लेकर समझिए, भगवत सूत्र क्या कह रहा है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि उस समय के जो महत्वपूर्ण धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उन दोनों धर्मों के प्रमुख स्रोतों में भी 16 महाजनपदों के उल्लेख किया गया। यानी कि उस समय पे 16 महाजनपद थे। ठीक है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है साहब,
अन्य स्रोत के रूप में पुराण है, कुछ पुराणों में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे महाभारत में कुछ महाजनपदों का उल्लेख दिया हुआ है। क्लियर पॉइंट, राइट। महाभारत ये साहित्य स्रोत महाजनपदों के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, समाज और संस्कृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण और इन स्रोतों का विश्लेषण करके विद्वानों ने महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। सेना वाला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, शायद सेना वाला हमने किया, कहीं नहीं किया। एक मिनट देना, सेना कहीं की हमने। चलो, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, तो हमने सेना नहीं की है। एक बार सेना वाला पॉइंट भी देख लेते हैं कि सेना संबंधित क्या पॉइंट थे। तो उस समय पे राज्य के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध रथ और हाथी क्या होते थे। अगर सेना की बात करें तो पैदल सेना, रथ, हाथी, ठीक है, हाथी और रथ हो गया, पैदल सेना, घुड़सवार, ये सेना हुआ करती थी। ठीक है, और मगध के पास इन सब का एडवांटेज थे, तो हाथियों का प्रयोग भी सबसे पहले मगध ने ही किया है। तो अगर महाभारत में देखें फॉर एग्जांपल, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भी जैसे चक्रव्यूह सहित अन्य सैन्य हमें टेक्निक्स का एग्जाम्पल हमें मिलता है। ठीक, इस काल में राजाओं ने सेना को लेकर क्या था, वफादार सेनाएं थी जो लगातार युद्ध में क्या कहते थे, उलझे हुए रहते थे। मैंने क्या बताया कि अगर दो राजाएं हैं, दो क्षेत्र हैं, उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को शेयर करती हैं, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि उन दोनों का आपस में संघर्ष रहेगा ही रहेगा। चाहे वो प्राचीन भारत का काल हो, चाहे वो मध्य भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे, आप इवन आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे, तो भी आप ये कॉन्सेप्ट लागू रहेगा। ठीक है, चाहे हम कर्नाटक के वॉर की बात करें, चाहे हम मराठा वॉर्स की बात करें, चाहे हम एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें, चाहे हम मैसूर और मराठास की बात करें, है ना। तो हम देखेंगे इन सब चीज़ों को जब डिटेल, जब हम चैप्टर वाइज ओपन करते रहेंगे सभी चैप्टर्स को। ठीक, और बाद में चाहे हम समझे अंग्रेज का शासन समझे, ठीक है, चाहे हम डच का समझे, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह ये चीज़ें क्या होगा, अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही इसे हटा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर दो शासक हैं और उन दोनों की बाउंड्री एक दूसरे को साझा करती हैं, तो क्या होता है, तो क्या होगा, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, संघर्षरत रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया है। आई होप ये लास्ट था। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लग रहा है मेरे को एक मिनट से कुछ नहीं हो रहा। चलो ठीक है भाई, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।